इंसुलिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में? रोल ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। हम्म। इंसुलिन ओरल रूट से क्यों नहीं दे सकते? हम्म। हाँ। ऑक्सीटोसिन के भी इंजेक्शन्स आते हैं। ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन डिलीवरी को फैसिलिटेट करता है। ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे बेबी का एक्सपल्शन होता है और डिलीवरी फैसिलिटेट होती है। अब ये कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कोई आपसे पूछे भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मेंटेन कौन रखता है? तो ये हाइपोथैलेमस। ठीक है। जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा, ये भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग रेट और हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल रखता है। ठीक है। नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग रेट कितना है? 15-16 के आसपास पर मिनट। हार्ट बीट कितना है? 72 पर मिनट। तो ये जो वाइटल साइंस है, इसका हमारी बॉडी में फ्लक्चुएशन ये बताता है कि ह्यूमन बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो जब भी डायग्नोसिस की जाती है तो बॉडी का वेट चेक किया जाता है, हार्ट बीट चेक की जाती है, पल्स रेट चेक की जाती है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट को प्रोसीड करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हाई बीपी के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन में, एल्डरली पेशेंट में। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। ठीक है। सिलेबस तो मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना? तो एक मैं आपसे पूछूंगा, आप यदि बता पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे और मैं आपको आंसर बता दूंगा। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था? फार्मेसी एक्ट। वैसे तो ये एमसीक्यू है, तो इसमें इसमें ऑप्शंस रहते हैं, है ना? और आपको अभी एग्जिट एग्जाम होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के, आपके बैच से ही इम्पोज किया जा रहा है। जैसे ही आप अभी सेकेंड ईयर पास करोगे तो आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि फार्मेसी के कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और इनके एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे 100, इसमें से एटलीस्ट 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, तब आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे और आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप अभी यदि पढ़ाई करते रहोगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर आप वो एग्जाम कैसे पास करोगे? क्योंकि वहां तो आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, कंप्यूटर पे बस आपको टिक करना है, ग्रीन टिक राइट आंसर पे, है ना? और वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। और वो तो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी, उसके सेंटर्स होंगे, बाहर भी, भोपाल भी सेंटर हो सकता है ना? तो जैसे यहाँ पर फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ था, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1940, 1945, 1948, 1930, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी ऑप्शंस है वो वो क्या है। जैसे 1940 में आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। और उसके रूल्स आए थे 1945 में, है ना? यहाँ 1945 भी दिया हुआ है, 40 भी दिया हुआ है, लेकिन 40 में क्या हुआ था बेटा? 14 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, DNC एक्ट। अब उसके बाद 1945 में इसके रूल्स आए थे। जो थर्ड ऑप्शन है 1948, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें एक डी डी में एक और ईयर दिया हुआ है, 1930। तो 1930 में क्या हुआ था? इसमें डेंजरस ड्रग एक्ट आया था। ठीक है। तो ऐसे करके हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो हमने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, लेकिन हमें 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई या नहीं? तो इस तरह से हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है। जब भी हम किसी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं बेटा, तो उसमें जैसे हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि करेक्ट आंसर क्या है, तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि उसमें से इनकरेक्ट आंसर कौन सा है। हो सकता है हमें दो दो ऐसे ऑप्शन नजर आए जो हमें लगता है ये तो 100% नहीं है, तो हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी अब 50% हो गई ना, है ना? चलो हमें नहीं पता ये चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, पर हमको ये तो पता था कि भाई 1945 में क्या हुआ था और 1930 में क्या हुआ था, ये तो हमें पता है। तो अब ये दो में हमारा कंफ्यूजन रहेगा। तो ऐसे करके हमें रॉन्ग आंसर्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे हम करेक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया है कि
द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो पहली बार ये कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी? पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? हम्म हमारे आजादी के जस्ट 2 साल बाद, है ना। 1947 में हम लोग आजाद हुए हैं, 48 और 49। तो 1949 में पीसीआई को स्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसके चेयरमैन की भी जानकारी पूछी जाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949, 1949 में। अब यहाँ पर फिर ऑप्शन दिए हुए हैं 1948, 1940 और 1945। अब देखो, किसी को यदि नहीं पता हो कि फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल कब स्टैब्लिश की गई थी, तो उसको यदि ये भी पता है कि डीएनसी कब आया था, ये पता है कि उसके रूल्स कब आए थे, और ये पता है कि फार्मेसी एक्ट कब आया था, ये तीन इंफॉर्मेशन यदि है तो अपने आप वो सही पे टिक कर सकता है ना। तो इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व कर किए जाते हैं। ठीक है। अब एक नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कितने सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है ना। 5 सालों के लिए की जाती है। जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हम लोग सरकार चुनेंगे, है ना, बीजेपी या कांग्रेस जो भी है, तो वो 5 साल तक काम करेगी, है ना। फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, फिर देखो सरकार बदलती है तो ठीक है, नहीं तो वही सरकार कंटिन्यू करेगी। ठीक है। तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? ये कॉलेज को अप्रूवल देता है, किसी भी कॉलेज के अप्रूवल को विड्रॉ कर सकता है, ये इंस्पेक्शंस करता है, यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस जारी करता है ना। और आपका जो सिलेबस है वो किसने डिजाइन किया है? पीसीआई ने किया है। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्टर को मेंटेन रखता है जिसमें फार्मासिस्ट की डिटेल होती है। तो ये पीसीआई के काम है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है, द एजुकेशन रेगुलेशन वॉज लेड डाउन बाय, मतलब एजुकेशन रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारे जो अभी मैंने आपको बताया, हमारे जो फार्मेसी है, इसमें जो एजुकेशन के रेगुलेशन बनाए हैं ये किसने बनाए हैं? पीसीआई ने। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे एजुकेशन रेगुलेशन बनाता है फार्मेसी के, कि कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, किसी यदि न्यू सब्जेक्ट को ऐड करना है, या किसी ओल्ड सब्जेक्ट को रिमूव करना है, या सब्जेक्ट में कोई फेरबदल करना है। जैसे आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में पहले फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट था, और सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड था। तो पीसीआई ने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज कर दिया और फर्स्ट ईयर में डाल दिया। तो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट कौन सा था आपका? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था ना। उसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है, क्यों है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को मर्ज कर दिया पीसीआई ने, है ना। और एक सब्जेक्ट था आपका डीएसबीएम, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट को हटा दिया, और उसकी जगह एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जिसका नाम है सोशल फार्मेसी। ठीक है। तो ये सिलेबस में जो चेंजेस आते हैं, सिलेब सब्जेक्ट को रिमूव करना है, किसी सब्जेक्ट को ऐड करना है। वैसे फार्माकोथेरापेटिक्स एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है सेकेंड ईयर में, पहले नहीं था, ये पीसीआई ने किया है। आपके एक सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसका नाम चेंज होके अब क्या हो गया, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो ये सब जो कारनामे किए किसने किए हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किए, है ना। और एक और धमाल मचाया है पूरे भारत में, पीसीआई ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस सेम कर दिया है। कैसी रही? तो ये सब कौन करता है बेटा? एजुकेशन रेगुलेशन कौन बनाता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया है कि पीसीआई का जो प्रेसिडेंट है वो कैसे कैसे चुना जाता है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय हेल्थ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और नन ऑफ द अबोव। तो इसमें क्या लग रहा है आपको? हम्म पीसीआई का जो चेयरमैन होता है उसको कौन चुनता है? भारत सरकार चुनती है, या उसको स्टेट गवर्नमेंट चुनती है, या उसके मेंबर्स चुनते हैं? तो पीसीआई के जो मेंबर्स होते हैं बेटा, वही आपस में मिलके चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट का, पीसीआई का जो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। अभी सुरेश जी है इसके करंट प्रेसिडेंट।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज कंपाइल्ड बाय। सेंट्रल रजिस्टर को कौन मेंटेन करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसको करता है पीसीआई। अभी आपको बताया था पीसीआई का फंक्शन होता है सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना। सेंट्रल रजिस्टर में क्या होता है? फार्मासिस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसका नाम होता है, लीगल नेम, उसका एड्रेस होता है, किस स्टेट से उसने फार्मेसी की है, सारी जानकारी होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आपको जो ड्रग लाइसेंस मिलता है ना, उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। ठीक है। और वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लाइफ टाइम सेम रहता है। और हर हर 3 से 5 साल बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है। वो यदि एक्सपायर हो गया तो आप मेडिकल स्टोर रन नहीं कर पाओगे। यदि आप दवाई की कंपनी में काम भी करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस लगता है। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, तो दवाई से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास लाइसेंस मैंडेटरी है। ठीक है। तो सेंट्रल रजिस्टर्ड फॉर फार्मासिस्ट कौन मेंटेन करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट को कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है? 700 घंटे, 500 घंटे, 300 घंटे, 200 घंटे, क्या है इसका आंसर? 500 घंटे। वेरी गुड, सॉल्व कर लिया आपने इसको। ठीक है। फार्मासिस्ट को डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद 2 साल का उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है 500 घंटे की। वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकता है, जिला चिकित्सालय से, या तो वो किसी मेडिकल स्टोर से भी कर सकता है। मेडिकल स्टोर पे उसको काम करना है, 3 से 4 घंटे पर्चे पढ़ के दवाई बांटना है। ठीक है, दवाई को डिस्पेंस करना है, तो उसको काम आ जाता है। उसके बाद वो अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्सेज इज अप्रूव्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यूजीसी। कौन देता है अप्रूवल? यदि कॉलेज खोलना है आपको, है ना, तो पीसीए। अप्रूवल कौन देगा? पीसीआई। वेरी नाइस। ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही तो देता है कॉलेज को अप्रूवल। ठीक है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? हम्म। इन ईयर। हाँ, 18 ईयर एज होनी चाहिए। 18 वर्ष का यदि कोई स्टूडेंट है तो वही फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 18 साल से पहले तो आप फार्मेसी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि फार्मेसी 10वीं के बाद नहीं, 12वीं के बाद होता है। ठीक है। कुछ डिप्लोमा ऐसे होते हैं बेटा जो 10वीं के बाद होते हैं, जैसे किसी को आपका आईटीआई करना है ना, फिटर से, इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से, तो वो 10वीं के बाद हो जाता है। और सामान्यतः क्या होता है, व्यक्ति 15 साल में 10वीं पास हो जाता है, 16 17 17 साल में उसका आईटीआई का डिप्लोमा हो जाता है ना। लेकिन जो अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी है, इसको करने के लिए कंडीशन क्या होती है? 12वीं पास होना जरूरी है। और 12वीं में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वही डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है। एग्रीकल्चर यदि किसी का 12th में हो, या किसी का आर्ट हो, कॉमर्स हो, तो वो लोग फार्मेसी नहीं कर सकते। फार्मेसी करने के लिए साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। और इसमें 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, एक होता है डी फार्मा, एक होता है बी फार्मा, और एम फार्मेसी। और एम फार्मेसी के बाद में पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का है। यदि आप डिप्लोमा के बाद बी फार्मा करते हो तो 3 साल का हो जाता है। वैसे बी फार्मा कितना, 4 साल का होता है। लेकिन लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिलता है, तो डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, और फर्स्ट ईयर आप स्किप कर जाओगे। तो इससे आपका बी फार्मेसी 3 साल का हो जाएगा। ठीक है। और आप फिर उसके बाद एम फार्मा में एडमिशन लेते हो, तो एम फार्मा आपका 2 साल का रहेगा। और यदि कोई चाहे कि वो बी फार्मा और एम फार्मा साथ में करे, तो बी फार्मा होता है 4 साल का, एम फार्मा होता है 2 साल का, 4 और 2 6 साल। लेकिन यदि वो कॉम्बो में एडमिशन ले, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसका बी फार्म प्लस एम फार्म 5 साल का हो जाएगा। और यदि वो बी फार्म एम फार्म दोनों करना चाहता है, तो इससे बेटर है कि वो फार्मा डी में एडमिशन ले ले। एक होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और एक होता है डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। तो डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी में जो एडमिशन लेगा वो 6 साल का कोर्स होता है। फार्म डी बोलते हैं उसको, डी फार्मा नहीं,
फार्म डी। फार्म डी में क्या होता है? डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी। ये 6 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद व्यक्ति फार्मेसी में डॉक्टरेट हो जाता है। ठीक है। तो फार्म डी का कोर्स ये 2011 में पीसीआई ने लॉन्च किया था। ठीक है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी तो बहुत पहले से चल रहा है ना। 1900 शायद 90 के आसपास से शुरू हुआ है। इसके पहले फार्मासिस्ट का जो पोस्टिंग थी वो इस आधार पे होती थी, जो हॉस्पिटल में काम करता था, ट्रेनिंग लेता था, जिसको काम आता था उसको जॉब पे रख लेते थे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये क्वेश्चंस समझने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से मुझे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। आपको कितनी गहराई से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर कंस्टिट्यूटेड फॉर, मतलब ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कितने सालों के लिए इस्टेब्लिश की जाती है? कुछ अंदाजा है इसका आपको? हम्म। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये जो होती है ना बेटा, ये इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल क्या होती है? जैसे एक स्टेट है आपका छत्तीसगढ़ और एक स्टेट है एमपी, है ना। तो जब छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था बेटा, कोई स्टेट यदि दूसरी स्टेट से अलग होता है तो उनका सारा काम एक ही काउंसिल से चलता था, है ना। अब वो स्टेट हो गया सेपरेट। या कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास खुद की फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं है, तो वो किसी और स्टेट से कहेगा कि भैया आप हमारे स्टूडेंट्स को हैंडल करो, है ना। तो ऐसे करके वो एग्रीमेंट कर लेंगे और दो स्टेट की एक ही फार्मेसी काउंसिल रहेगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए हो जाता है ना। जैसे हमने पीसीआई पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन किया तो 5 साल के लिए हो रहा है ना। उस टाइप से यदि हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाई है तो ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए रहती है, जब तक मतलब स्टेट इसको तोड़ना ना चाहे तब तक ये चल सकती है। ठीक है। तो इसमें आएगा, इसका आंसर होगा डी, इनफाइनाइट पीरियड एज एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में जो भी आपने डाल दिया, जैसे आपने बोल दिया भाई 20 साल तक की लिए फुर्सत, तो 20 साल का हो जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट टाइम या जो एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। ठीक है। जॉइंट स्टेट फार्मेसी। समझ में आया बेटा आपको जॉइंट स्टेट फार्मेसी क्या होता है? हम्म। आ, हाँ ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही बता दोगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? है ना, 1940 में। ठीक है। अब लेकिन इसमें वो जो ऑप्शन दिए हैं वही है 1948, ये भी आपको पता है। इसमें फार्मेसी एक्ट आया था और 45 में रूल्स आए थे। और 45 आपका इसमें फॉर 1954 में क्या आया था? एक ऑप्शन दिया हुआ है 1954। सही आंसर तो वैसे इसका ए है, लेकिन हमको पता होना चाहिए 1954 में क्या आया था। याद आ रहा है किसी को? ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, याद आया? जिसके तहत किसी को भभूत चटा के बीमारी ठीक करना, है ना, किसी को पाँव में काला धागा बांधना, काला टीका लगाना, है ना, चुनरी उड़ाना, गले लगा के हक करके बीमारी ठीक करना, ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और आया है, द पर्सन इंचार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। स्टेट ड्रग लेबोरेटरी का इंचार्ज कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट। आप बता दोगे? बताओ। ड्रग स्टेट की जो लेबोरेटरी होती है उसका इंचार्ज कौन होता है? उसका इंचार्ज होता है बेटा गवर्नमेंट एनालिस्ट, है ना। गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको बैचलर्स इन फार्मेसी करना पड़ेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट लेवल पे। ठीक है। ठीक है। तो स्टेट ड्रग की जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में क्या काम होता है? ड्रग की टेस्टिंग का। और वहां सैंपल कौन भेजता है? ड्रग इंस्पेक्टर। कहाँ से कलेक्ट करता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, दवाई की फैक्ट्री से, और कहाँ से करेगा? एक होगी दवाई की फैक्ट्री और दूसरा मेडिकल स्टोर या किसी हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर, जिसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं।
तो वहां से ड्रग का सैंपल कलेक्ट करके गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजेगा, और वो उसकी 1 महीने में रिपोर्ट तैयार करके डीआई को भेजेगा। और यदि वो ड्रग की कंपोजिशन में कोई भी फॉल्ट पाया गया, तो डीआई उसको नोटिफाई कर सकता है, उसको पनिश कर सकता है, और मेडिकल स्टोर या फैक्ट्री पे कोर्ट के थ्रू सील भी करवा सकता है उसको। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है, आपका डी टैप का फुल फॉर्म क्या होता है? डी टैप का फुल फॉर्म, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना? डी टैप का फुल फॉर्म पता है आप में से किसी को? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। डीसीसी का फुल फॉर्म पूछा है, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। पीसीआई का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर सिचुएटेड है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, तो ऑप्शन दिए हैं, लखनऊ, कलकत्ता, पुणे, इज्जत नगर। कहाँ पर है ये? हाँ, वेरी गुड, गुड कामना। ठीक है, कलकत्ता में है। वेरी गुड। सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी सिचुएटेड। अब सीडीआरआई कहाँ पर है? लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। सीडीआरआई ये है बेटा लखनऊ में। ठीक है, सीडीआरआई। सीडीआरआई कहाँ पर है? लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इसमें मिलेंगे आपके एग्जिट एग्जाम में, है ना? और अभी पिछले साल ही नोटिफिकेशन आया था, तो एमसीक्यू आने बंद हो गए, नहीं तो पहले एमसीक्यू भी पढ़ाते थे हम, है ना? क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में आते थे 20 नंबर के, 80 में से 20 नंबर के तो एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स रहते थे, है ना? पर अब नहीं पढ़ाते। पर ऐसा है कि अब आपको एग्जिट एग्जाम देना है। एग्जिट एग्जाम नहीं निकालोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और कब करोगे एग्जिट एग्जाम की तैयारी, है ना? तो साथ ही साथ आप अपने थ्योरी भी पढ़ो, और उसके बुलेट पॉइंट्स भी पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। और थ्योरी में भी तो आपको मदद मिल जाती है ना? लिख सकते हो आप ये सारी इंफॉर्मेशन यदि आपको याद है तो। ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जिनको इंपोर्ट से प्रोहिबिटेड किया गया है ना? ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मिसब्रांडेड ड्रग, वेटनरी ड्रग, शेड्यूल सी ड्रग, है ना, और टॉयलेट प्रिपरेशन। बताओ इसमें से कौन सी ड्रग ऐसी हो सकती है जिसको इंपोर्ट करने से प्रोहिबिट किया गया हो, मतलब जिसके इंपोर्ट पे रोक लगाई गई हो? बताओ। हाँ, वेरी गुड। कॉमन सेंस की बात है, मिस ब्रांडेड ड्रग उसको कौन बुलाएगा हमारे देश में, है ना? हमारे देशवासियों को हमें मारना थोड़ी ना तो हम मिस ब्रांडेड ड्रग नहीं मंगाएंगे। बाकी जानवरों की ड्रग मंगा सकते हैं, वेटनरी ड्रग मतलब एनिमल्स की जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं उनको वेटनरी ड्रग्स कहते हैं, है ना? टॉयलेट प्रिपरेशन भी मंगा सकते हैं। बढ़िया, हम लोग फॉरेन की दारू पीते हैं कि नहीं? शिवाश विवाश ये वो, है ना? काला कुत्ता, ब्लैक डॉग, अकेला हिरण ये सब दवाइयों के ब्रांड नेम है बेटा। तो दवाइयाँ, हम दारू तो मंगवाते हैं, और दारू भी दवाई ही होती है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग नहीं मंगाएंगे। सी शेड्यूल के ड्रग मंगाते हैं क्या? सी शेड्यूल में क्या आएगा बेटा? इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आएंगे, वैक्सीन आएंगे, पेरेंटल आएंगे, तो ये तो मंगवाते हैं हम, है ना? वैक्सीन मंगवाते हैं हम बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बेटा टॉयलेट प्रिपरेशन भी मंगवा सकते हैं। टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब जिसमें अल्कोहल हो। ठीक है, C2H5OH, अल्कोहल जिसमें हो उसको टॉयलेट प्रिपरेशन बोलते हैं। तो भाई टॉयलेट प्रिपरेशन सुन के लोगों को लगता है कि भाई टॉयलेट साफ करने वाली प्रिपरेशन, है ना? मैं एक बार पढ़ा रहा था और मैंने पूछा टॉयलेट प्रिपरेशन क्या होती है, तो बोले टॉयलेट साफ करने के लिए जो फॉर्मुलेशन यूज होती है, जैसे मतलब हार्पिक वार्पिक। तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है? टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब होता है ऐसी फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिक्स की जिसमें अल्कोहल डला हो, उसको टॉयलेट प्रिपरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो टॉयलेट प्रिपरेशन भी मंगा सकते हैं, वेटनरी ड्रग्स भी मंगा सकते हैं, सी शेड्यूल के ड्रग्स भी मंगा सकते हैं, लेकिन मिसब्रांडेड ड्रग हम नहीं मंगाएंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है भाई, शेड्यूल पी में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिए हुए हैं, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, टॉयलेट प्रिपरेशन, पैथोलॉजिकल, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, और बायोलॉजिकल्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर? शेड्यूल पी किससे रिलेटेड है? हम्म। शेड्यूल पी, आवाज आ रही है मेरी? शेड्यूल पी में दिया हुआ है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग।
हर ड्रग का अपना एक्सपायरी पीरियड होता है, ठीक है, 3 साल, 2 साल, 6 महीने। तो इसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन और पूछा है, द फॉर्म स्पेसिफाइड टू ऑब्टेन अ रिटेल लाइसेंस टू सेल द शेड्यूल C7 ड्रग्स। यदि हमको शेड्यूल C7 ड्रग्स के ड्रग्स में डील करना है, उनको सेल करना है, तो हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 26। हाँ, इसमें ऑप्शन दिए 20, 20A, 21A और 21। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C21। ठीक है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ सी शेड्यूल ड्रग्स। ड्रग्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कुछ ड्रग ऐसे हैं जो सी शेड्यूल के, हमको बताना है कौन सा है ना? तो मैं बताऊंगा ऑप्शन, तो आप बताना कौन सा है। टॉक्सिन, सेरा, एंटीजन, इंसुलिन और ऑल ऑफ एबो। सैरा। ये तो ये तो बता सकते हो आप, बहुत इजी है। इसका आंसर है ऑल ऑफ एबो, है ना? क्योंकि टॉक्सिन, सेरा, एंटीजन और इंसुलिन, ये सब किस में आते हैं? ये सभी सी शेड्यूल में आते हैं। अब आप बोलोगे टॉक्सिन कैसे आ रहा है? टॉक्सिन हमें किससे मिलता है? कोबरा सांप की स्मगलिंग होती है ना, कोबरा सांप को बेच देते हैं। क्यों खरीदते हैं लोग कोबरा सांप को? क्योंकि कोबरा सांप का जो जहर होता है, उससे उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं, उससे ही एंटीडोट का फॉर्मेशन होता है। मतलब सांप के काटने की दवाई सांप के ही जहर से बनती है। ठीक है। तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? और सी शेड्यूल में क्या आता है? एनिमल प्रोडक्ट्स, पेरेंट्रल्स, है ना? तो इसमें सेरा, इंसुलिन, एंटीजन और टॉक्सिन, ये चारों ही किस कैटेगरी के प्रोडक्ट है? सी शेड्यूल के ड्रग्स हैं ये। अब एक क्वेश्चन पूछा है, बारबिचूरेट्स ड्रग किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल एक्स, शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल एल, किसमें आता है? हम्म बारबिचूरेट्स ड्रग नारकोटिक कैटेगरी का ड्रग है ना, एक्स शेड्यूल में आता है ये। ठीक है। आर शेड्यूल में क्या आता है? मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। ओ शेड्यूल में क्या आता है? लिस्ट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं बताओ, महक? कामना? सर डिसिन अल्को, फिनाइल, डेटॉल। हाँ, ये जो फिनाइल, लाइजॉल, मतलब फ्लोर साफ करने के काम आते हैं। हॉस्पिटल में हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो इससे वहां पर कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। हॉस्पिटल की जो साफ सफाई है, फ्लोर की साफ सफाई है ना, वो इसी के थ्रू किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के थ्रू। डिसइंफेक्टेंट और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में क्या डिफरेंस रहता है एंटीसेप्टिक में? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस ये होता है कि एंटीसेप्टिक हम लिविंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ। सब हेलो, वही बता रही थी कि लिविंग सरफेस यूज। आपकी बेटा आवाज साफ नहीं आ रही, शायद आपका नेटवर्क वहां वीक है ना? अब एक क्वेश्चन पूछा है भाई, आपको मेडिकल स्टोर रन करने के लिए जानकारी किस शेड्यूल में दी हुई है? The premises licensed for manufacture of drugs must fulfill the condition according to Schedule N, O, M, X। बताओ। फॉर स्मूथ रन ऑफ फार्मेसी कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल तो आपने याद किए थे ना सारे। कामना, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में दी हुई है, प्रेमाइसेस फॉर रनिंग मेडिकल स्टोर। कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे मेडिकल स्टोर में? फ्रिज की जरूरत पड़ेगी वैक्सीन और पेरेंटल्स को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि आइबुफेन ड्रग किस कैटेगरी का है? तो इसमें मतलब किस शेड्यूल का ड्रग है ये? एक्स, एच, जी और बी, किस शेड्यूल का है ये? हम्म आइबुफेन। आइबुफेन क्या काम आता है? एनसेड कैटेगरी का ड्रग है ना? कॉक्स को इनिबिट करता है। कॉक्स यदि इनिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ऑटोकॉइड्स नहीं बनेंगे, तो पेन का एहसास कम हो जाएगा। तो कॉक्स इनिबिटर होता है ये।
एनएसएड कैटेगरी का ड्रग है। एनसेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। एनसेड का फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो ये पेन किलर कैटेगरी का ड्रग है। तो ये किस शेड्यूल में आएगा? एक्स में तो आएगा नहीं बेटा, है ना? एक्स में क्यों नहीं आएगा? नारकोटिक थोड़ी ना है ये। ब्रेन पे काम कर रहा है क्या? नहीं। तो एक्स शेड्यूल नहीं होगा। जी शेड्यूल का है क्या? जी में भी नहीं आएगा। जी में कौन से ड्रग्स आते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट को डॉक्टर के सुपरविजन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, है ना, उनको जी शेड्यूल के ड्रग बोलते हैं। बी शेड्यूल में आएगा क्या? बी शेड्यूल क्या है बताओ? हम्म। हाँ, तो अब बचा क्या? एच। तो एच शेड्यूल का ड्रग होता है ये, ठीक है। किस कैटेगरी का ड्रग है? एच शेड्यूल का, मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, रजिस्टर्ड आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। ओटीसी, ओटीसी ड्रग्स क्या होते हैं? जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से डीटैप का चेयरमैन कौन होता है? ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं: डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा होगा? डीटैप का चेयरमैन कौन होता है? जनरल हेल्थ सर्विसेज का जो डायरेक्टर होता है, वो इसका बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। डीटैप का फुल फॉर्म अभी आपको बताया था मैंने, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। और उसका चेयरमैन कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है, द रीपैकेजिंग लाइसेंस इज नॉट इशू फॉर। रीपैकेजिंग लाइसेंस किसके लिए इशू नहीं किया जाता है? रीपैकेजिंग मतलब क्या होता है? रीपैकेजिंग मतलब फिर से पैक करना, ठीक है। पैकेजिंग मतलब दवाई को पैक करना। जैसे आपने टैबलेट कैप्सूल को स्ट्रिप में रख दिया, है ना। आपने जैसे सिरप्स को बॉटल में डाल दिया, है ना। इसमें कंटेनर यूज होते हैं जो कि प्लास्टिक के, मेटल के, और आपके एल्यूमिनियम फॉइल के, ये कंटेनर होते हैं जिसमें ड्रग को पैक पैक किया जाता है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है बेटा जिसका रीपैकेजिंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता? ये है सी शेड्यूल का ड्रग। सी शेड्यूल में क्या आता है? पेरेंट्रल। पेरेंट्रल को रीपैक कहाँ से करोगे? क्योंकि पेरेंटल तो हम ए क्लास एरिया में बनाते हैं ना, हेपा फिल्टर लगे होते हैं। और पेरेंटल में यदि कंटामिनेशन होगा तो पेशेंट की तो जान चली जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। तो कोई बैरियर ही नहीं है वहां पर, डिफेंस बैरियर। तो सी शेड्यूल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके रिपैकेजिंग का लाइसेंस इशू नहीं होता है, ठीक है। हम्म। ये क्वेश्चन तो अभी फिर आया, तो फिर से आ गया है ना। यदि हमें सी और सी शेड्यूल के ड्रग्स हमें सेल करने हैं, तो हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 21, ठीक है। फॉर्म नंबर 21 हमें भरना पड़ता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स किस शेड्यूल में आते हैं? सी, एल, एच और जी, बताओ। सी। सी। हाँ, वेरी गुड, सी में आते हैं, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर विच शेड्यूल? पी, सी, ए, एक्स, ये तो बता सकते हो। हाँ, वेरी गुड, सी में आता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल फार्मेसीज गिवन इन शेड्यूल, MCNR। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए कौन सा शेड्यूल है? हाँ, वेरी गुड, एन शेड्यूल। स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स इज गिवन इन विच शेड्यूल? मेडिकल जो कॉन्ट्रासेप्टिक्स होते हैं ना, मैकेनिकल, वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? SCRP। अब भी बताया था, आर में आते हैं, ठीक है। विच शेड्यूल कंटेन द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग पेटेंट्स? ड्रग पेटेंट किस शेड्यूल में आता है? ऑप्शन बताता हूं: XUVS। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। स्पूरियस ड्रग मींस, स्पूरियस ड्रग की क्या डेफिनेशन होती है? रिजेंबल ड्रग, सब्स्टिट्यूटेड ड्रग, इमिटेशंस, ऑल ऑफ एबो। क्या आएगा इसमें?
स्पूरियस ड्रग क्या होती है? सब्स्टिट्यूट्स होती है, रिजेम्बल्ड ड्रग होती है, इमिटेशंस होते हैं। ऑल ऑफ एबो है इसका आंसर, ठीक है। ये तीनों ही गुण रहते हैं स्पूरियस ड्रग में। अब इसमें कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं और पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ जी शेड्यूल ड्रग, इसमें से कौन सा जी शेड्यूल ड्रग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें दिया है टेट्रासाइक्लिन, ग्लीबेक्लामाइड, आइबुफेन और पैरासीटामोल। तो इसमें से कौन सा ड्रग है जी शेड्यूल का? हम्म। पैरासीटामोल आता है क्या? डॉक्टर के सुपरविजन की जरूरत है पैरासीटामोल के लिए, पीसीएम के लिए? नो सर। आइबुफेन तो अभी हमने देखा था एच शेड्यूल का ड्रग है, इसके पहले एक एमसीक्यू सॉल्व किया था। तो आइबुफेन तो है नहीं, पैरासीटामोल भी नहीं है, पैरासीटामोल तो ओटीसी है, डॉक्टर के सुपरविजन की जरूरत ही नहीं है। जी शेड्यूल में किस टाइप के ड्रग्स आते हैं? ऐसे ड्रग्स जिनको हॉस्पिटलाइज पेशेंट को डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाता है ना। अब एक ड्रग रहा टेट्रासाइक्लिन, तो ये एंटीबायोटिक है, ये भी एच शेड्यूल का ड्रग है, तो बचा कौन सा? इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता था है ना। तो लेकिन मेरे को ये तीन पता थे, तो बचा ये वाला जो है ग्लैम्बी, ग्ली बेंक्लामाइड, है ना ये वाला ड्रग है, ठीक है। ये जो ड्रग है किस कैटेगरी का है? ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। इंसुलिन आएगा क्या जी शेड्यूल में, बताओ? इंसुलिन बेटा आपका सी वन शेड्यूल में भी आता है और जी शेड्यूल में भी आता है, ठीक है, याद रखना है बात। अब इसमें से आगे कुछ ड्रग्स दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा एक्स शेड्यूल का है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है इमेटिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्यूनिन और नाइट्राजेपाम। ये चारों में से कौन सा ड्रग एक्स शेड्यूल का है, बताओ? नाइट्रोजेपाम। हाँ, नाइट्राजेपाम स्लीपिंग पिल होता है। जितनी भी नींद की गोलियां आती है, बारबिचुरेट्स हैं, एम्फिटामिन्स हैं, ये सब किस में आता है? ये नार्कोटिक ड्रग्स में आता है। और इसका इंस्पेक्शन कौन करते हैं कि इसकी स्मगलिंग नहीं हो रही है? नार्कोटिक इंस्पेक्टर। और नार्कोटिक इंस्पेक्टर को कौन हायर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन है, ड्रग सैंपल फ्रॉम मजिस्ट्रेट आर सेंट फॉर एनालिसिस टू। यदि कोर्ट में कोई केस गया, है ना, और कोई सैंपल यदि जज को भेजना है टेस्टिंग के लिए, तो वो किसको भेजेगा? स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, डीटैब, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, नन ऑफ एबो? किसको भेजेगा, बताओ? मैजिस्ट्रेट यदि ड्रग का सैंपल भेजेगा एनालिसिस के लिए, यदि उसको कोई डाउट हो रहा है और उसको रिपोर्ट बनवानी है, तो कहाँ भेजेगा वो? स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, डीटैब, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और नन ऑफ एबो? देखो बेटा, डी डी टैब में तो हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, है ना, स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में भेजेगा। अब देखो बेटा, सेंट्रल ड्रग में क्यों नहीं भेजेगा? मजिस्ट्रेट कहाँ काम करता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का केस है, ठीक है। तो उसको यदि सैंपल भेजना है तो वो कहाँ भेजेगा? स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में भेजेगा, सेंट्रल में नहीं भेजेगा, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट भेजता तो कहाँ भेजता? हम्म सुप्रीम कोर्ट भेजता तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भेजता, है ना। लेकिन मजिस्ट्रेट कहाँ काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो वो लोग सैंपल कहाँ भेजेंगे? स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में। डीटैप में तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि डीटैप क्या है? कंसल्टेटिव कमेटी है, एडवाइस देने का काम करती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट ड्रग लेबोरेटरी। अब इसमें ये पूछा है, अ लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल। मतलब एलोपैथिक पॉइजन्स जो होते हैं उनकी उनकी लिस्ट किस शेड्यूल में दी हुई है? एफ, एच, जी और ई, बताओ? हम्म उनकी लिस्ट दी है बेटा ई में, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। जी में क्या दिया हुआ है शेड्यूल जी में, बताओ? सर जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट रहते हैं वो। हाँ शाबाश। और एच शेड्यूल में?
एच में प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन मिलती हाँ, आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाने वाली ड्रग। और एफ शेड्यूल में? है। एफ में ब्लड बैंक। हम्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड एट, बायोलॉजिकल्स है वो कहाँ टेस्ट, उनकी टेस्टिंग कहाँ की जाएगी? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और कसौली। हम्म। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो, है ना, ये क्वेश्चन बहुत अजीब है। क्या? हाँ, कसौली करेक्ट आंसर है। कैसे बताया था मैंने? अच्छा। एक्चुअली क्या है यहाँ पर, इस मतलब ऑप्शंस इसमें गलत दिए हुए हैं, है ना। कसौली में होती है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेरी गुड। सामना, मेरे को लगता है बेटा एग्जिट एग्जाम क्रैक कर लोगे आप तो बस ये निकाल लो। है ना। अच्छा बताओ, डेली क्लास अटेंड करते हो, फायदा मिलता है कि नहीं, ये बताओ। और करोगे तो फायदा मिलेगा कि नहीं, कल को एग्जिट एग्जाम दोगे तो लगेगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो। और इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे बेटा, क्योंकि आपका जो एग्जिट एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो हमको कोई कट ऑफ टॉप तो मारना नहीं है उसमें कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, है ना। 100 में से 50 नंबर तो लाने हैं। अब किसी के 90 भी आएंगे तो भी वो क्वालिफाई करेगा, और किसी के 60 भी आएंगे तो भी क्वालिफाई करेगा। पॉसिबिलिटी उसमें केवल ये लिखी, पॉसिबली उसमें ये लिखा आएगा कि आप क्वालिफाई हो या नहीं। इससे मतलब नहीं कि आपने 100 में से 90 सही किए हैं या 51 सही किए हैं। आपने यदि 100 में से 51 भी सही किए तो भी आप क्वालिफाई हो, और 100 में से 99 आपने अटैम्प्ट करके करेक्ट सॉल्व किए तो भी आप क्वालिफाई हो। तो ऐसा है ना। चलिए ठीक है, फिर आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा। पढ़ाई करो मन लगा के, है ना, पढ़ाई करोगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा परिणाम आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर की बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयारी करो, है ना। और नॉलेज रहेगा तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, क्यों कामना? हम्म। है ना, तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पढ़ो। ठीक है। चलो कल मिलते हैं बेटा, बाय।